वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक्ट के अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट को हमने ये बोला था कि कार्बन क्रेडिट क्या था, एक सर्टिफिकेट था जो ये बताता है कि यदि किसी कंट्री ने अपनी जो लिमिट है कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में एमिट करने की, उस लिमिट को यूज़ नहीं किया है तो जो उसकी अनयूज़ लिमिट है वो उसको किसी दूसरे कंट्री को सेल कर सकता है और उसके बदले में कुछ मॉनिटरी अमाउंट ले सकता है। तो वो कहलाता है कार्बन क्रेडिट कहलाता है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो इंडिया के अंदर जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है वो वर्ल्ड के 3rd नंबर पे है। किसके रिलेटेड? कार्बन क्रेडिट के ट्रेडिंग के रिलेटेड वो वर्ल्ड के 3rd नंबर पे है। अभी जो आपका कार्बन क्रेडिट है इससे रिलेटेड हमने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बन क्रेडिट का जिसको हम ये बोलते हैं कि हम कार्बन क्रेडिट का जो सिस्टम हमने बनाया वो किस लिए बनाया है कि एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं GHG वो क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, जिस पर एनवायरनमेंट पर हमें एडवर्सली इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो हम ये जो सारी चीज़ों का जो हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं इसका पर्पस यही है कि हम कार्बन क्रेडिट को यहाँ पे पूरा करें और समझें। आइए देखिए, हमने आपको एक कोटा सिस्टम बताया था। कोटा सिस्टम के अंदर हमने आपको बताया था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसके अंदर 170 कंट्री थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये कंडीशन लगाई थी कि जो एनवायरनमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जैसे आपका एसिड रेन है या फिर आपने देखा होगा कि जो अपनी ओजोन लेयर है उसमें ब्रेक आया है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल की ज़रूरत है। और कंट्रोल को हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, कार्बन क्रेडिट सिस्टम को असाइन कर देंगे कंट्री के अंदर, और उस कोटा या सिस्टम को, जिसको हम कैप्स भी बोलते हैं, उनको कंट्री क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल की हेल्प से ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे हम कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट की हेल्प से कंट्रोल करते हैं, हम उसको यहाँ पे समझेंगे। लास्ट में हमने थ्योरी को डिस्कस किया था, उस पर बेस से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। आइए देखिए देखिए यहाँ पे मेंशन है कि जो आपका एक किसी भी कंट्री का हम एग्जांपल ले लें, हाउ बाइंग कार्बन क्रेडिट कैन रेड्यूस एमिशन, कि कैसे कार्बन क्रेडिट का जो ट्रेडिंग है, सेल परचेज है, वो कैसे कंट्रोल करती है उसके एमिशन को एनवायरनमेंट के अंदर आने से। फॉर एग्जांपल, कंसिडर ए बिजनेस दैट ऑफ ए फैक्ट्री पुटिंग आउट 1 लाख टन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इन ए ईयर। कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक फैक्ट्री जो क्या करती है एनवायरनमेंट के अंदर, उसका फिक्स है कोटा कि वो एवरी ईयर क्या करती है, 1 लाख टन क्या करती है, जो गैसेस है वो एमिट करती है। किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैसेस हैं उनको एनवायरनमेंट के अंदर क्या करती है, एमिट करती है। तो गवर्नमेंट ने क्या है, इट्स गवर्नमेंट इज अनेक्सियर फर्स्ट कंट्री दैट एनेक्ट ए लॉ टू लिमिट द एमिशन द बिजनेस कैन प्रोड्यूस। द फैक्ट्री इज गिवन ए कोटा टू से 80,000 टन पर ईयर। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने कंडीशन ये लगाई कि जो यूटिलाइजेशन करोगे एनवायरनमेंट का, किसके लिए, गैसेस को एमिट करने के लिए, वो मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, 80,000 टन यूज़ कर सकते हो पर ईयर में। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उस फैक्ट्री को क्या करना पड़ेगा, अपने जो 1 लाख टन ग्रीन हाउस गैस को एमिशन पर ईयर था उसको घटा के कितना लाना पड़ेगा, 80,000 लाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनको 20,000 टन क्या करना पड़ेगा, पर ईयर क्या करना पड़ेगा, रेड्यूस करना पड़ेगा। आफ्टर कास्टिंग अप अल्टरनेटिव द बिजनेस में डिसाइड एंड दैट इट इज़ अनइकोनॉमिकल एंड अनफिजिबल टू इन्वेस्ट इन ए न्यू मशीनरी फॉर दैट ईयर। अब कंपनी ने ये देखा कि यदि उसको कम करते हैं क्रेडिट्स को, तो उसके लिए हमें अल्टरनेट्स जैसे मशीन वगैरह परचेज़ करनी पड़ेंगी, जो कि हमें महंगा पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि हम इस साल क्या करेंगे, इस साल हम पुरानी मशीन से ही प्रोडक्शन करेंगे। अब पुरानी मशीन से जब प्रोडक्शन करेंगे तो वही जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी एमिट होगी एनवायरनमेंट के अंदर, वही 1 लाख टन ही होगी। तो मतलब 20,000 उनका क्या हो जाएगा, जो है लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, 20,000 टन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आफ्टर कॉस्टिंग अप अल्टरनेटिव द बिजनेस में डिसाइड दैट इट इज़ अनइकोनॉमिकल और unfeasible to invest in a new machinery for that year. Instead it may choose to buy carbon credit on the open market from the organization. अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम नई मशीन परचेज़ करने की बजाय हम क्या कर लेंगे, कार्बन क्रेडिट को हम ओपन मार्केट से हम क्या कर लेंगे, परचेज़ कर लेंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम कार्बन क्रेडिट को
ओपन मार्केट से परचेज करते हैं। फिर we should consider the impact of manufacturing alternative energy sources. For example, the energy consumed and carbon emitted in the manufacture and transportation of large wind turbine would prohibit a certain being issued for the predetermined period of time. अब यहाँ पे ये जो कंपनी जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर थी वहाँ जो कंज्यूम हो रहा है कार्बन क्रेडिट्स सर्टिफिकेट का वो 20,000 ज़्यादा हो रहा है प्रीवियस ईयर से। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उस 20,000 के लिए क्या करना पड़ेगा, 20,000 टन ऑफ कार्बन क्रेडिट के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे कंट्री को पे करके वो वहाँ से ख़रीदना होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कि हम क्या करें, उसको दूसरे कंट्री से हम परचेज़ करें। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि एक कंट्री क्या करती है, हाउ बाइंग कार्बन क्रेडिट कैन रेड्यूस एमिशन, कि कैसे हम कार्बन क्रेडिट का बाय करके कार्बन क्रेडिट को क्या कर सकते हैं, रेड्यूस कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो कार्बन क्रेडिट होती है उसको प्रिवेंशन, मैनेजमेंट और कंट्रोल हम कैसे करते हैं, आइए देखिए समझते हैं। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। कंजर्व आवर रैपिडली डिमिनिशिंग फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व बाय अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स को जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सीमेंट इंडस्ट्री जो थी उनके अंदर हम फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ ज़्यादा करते हैं जिससे एमिट्स ज़्यादा होती हैं गैसेस, तो हमें उसके लिए अल्टरनेट एनर्जी सोर्स को ढूंढना होगा। फिर है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। हमें जो बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि जो भी हम प्रोसेस लेंगे वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजिकल तरीके से क्या करना पड़ेगा, पेस्ट को कंट्रोल करना होगा। यूजिंग द नेचुरल प्रीडिमिनेटर टू ईट पेस्ट इंस्टेड ऑफ पेस्टिसाइड्स करना होगा हमें, ठीक है ना। सेट असाइड लैंड फॉर एनिमल टू प्रिवेंट ओवर गेजिंग एंड डिस्ट्रक्शन। आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं कि जब वो चारागाह के अंदर जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो गेजिंग का मतलब है वो घास को जब खाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं होता है एनवायरनमेंट का लॉस होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे एरिए डिसाइड करने पड़ेंगे कि कहाँ पे जो ग्रेजिंग है वो अलाउ होनी चाहिए एनिमल्स के लिए और कहाँ कंट्रोल होनी चाहिए। फिर है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन। हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा एक नेशनल लेवल पर प्रोग्राम का जो प्रिवेंट करेगा, कंट्रोल करेगा किसको, एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा। फिर हम बात करते हैं लेइंग डाउन स्टैंडर्ड फॉर एमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट फ्रॉम द वेरियस सोर्स। हमें बहुत सारे सोर्स जो हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशंस के, जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको जो सीवेज होते हैं वो हैं आपके, तो इन सब सोर्सेस का हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एरिया बनाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे हमें ऐसी प्रोसेस को क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है, ताकि हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है ना। लेइंग डाउन प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट विच में कोज एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड रेमेडीज मेजर्स फॉर सच एक्सीडेंट। तो होता क्या है कि कुछ हम ऐसी इवेंट एक्टिविटीज़ जो करते हैं जिनसे कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट क्या होता है, हार्म होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो अपना NCR रीजन है वहाँ पे पोल्यूशन का जो लेवल है वो ज़्यादा रहता है। तो ऐसे रीजन के अंदर हम क्या करेंगे, जो नई फैक्ट्रियाँ जो हम एस्टेब्लिश करेंगे उनको ऐसे रीजन से बाहर करेंगे जहाँ पे एनवायरनमेंट पोल्यूशन कम है, वहाँ पे हम उन्हें क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। लेइंग डाउन प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर हैंडलिंग ऑफ द हजार्डस का मतलब है कि जो भी नुकसानदायक एनवायरनमेंट्स के रिगार्डिंग उनका पहले से हम क्या करेंगे, प्रोएक्टिवली हम क्या करेंगे, सेफगार्ड करेंगे। फिर एस्टेब्लिशिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ एनवायरनमेंट लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट टू कैरी आउट फंक्शन। हमें क्या करना होगा कि ऐसी लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा जो रिसर्च करेंगे किससे, एनवायरनमेंट्स के बेटरमेंट के लिए वो रिसर्च करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं हम देखें तो इन सबको कंट्रोल करने में जो अपनी लैबोरेटरीज़ हैं और इंस्टीट्यूट हैं उनका काफ़ी रिसर्च का जो वर्क है वो काफ़ी हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट पार्ट था प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, जो हमने इसको पूरा किया है। इससे पहले हमने एक एग्जांपल पढ़ा था किसका, कार्बन क्रेडिट, कैसे हम ट्रेड करते हैं, बाय और सेल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्या सजेशन है जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो सजेशन के अंदर हम देखें तो हमें सोलर पावर सिस्टम को
यूज़ करना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक यूज़ को कम से कम करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी देखो ज़्यादा कंज्यूम होगी तो कहीं कहीं हमें प्रोडक्शन भी कहाँ करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे हैंड्स में है, हम इलेक्ट्रिसिटी को का मिसयूज़ नहीं करें, हम लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाएं, रेज अवेयरनेस करें, है ना। रेज अवेयरनेस हम कैसे कर सकते हैं, जैसे एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक्ट है, ये हमने एक्ट बना तो दिया, लेकिन उसका जो लोगों को नॉलेज भी होनी चाहिए। और अवेयरनेस हम किस हेल्प से कर सकते हैं कि जो स्कूल लेवल पर जो कोर्सेज़ हैं उनके अंदर हम इनको, जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वहाँ से हटा के हम इन्हें कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर लाए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट स्टडीज़ को अब हम कंपलसरी सब्जेक्ट के फॉर्म में समझ रहे हैं। तो हमें टाइम टू टाइम पब्लिक की अवेयरनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वर्कशॉप, सेमिनार, हमें ऐसे इवेंट्स करने पड़ेंगे जिससे लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से जुड़े रहें। तो वो किसको इंक्रीज़ करेगा, अवेयरनेस को बढ़ाएगा। जब लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो वेस्टेज है वो क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। और देखो ये जो एनवायरनमेंट पोल्यूशंस है, यदि हम इसको कंट्रोल करते हैं तो नई नई हम इन्वेंशंस करते हैं, नए नए हम अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब हमें किसी चीज़ की नीड होती है तो कहीं ना कहीं नया न्यू इन्वेंशन भी वहाँ होता है। तो ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। जो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। फिर क्या है, वेस्ट वाटर एंड एमिशन टू बी ट्रीटेड एज ए बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी। देखो आपने सुना होगा आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि वेस्ट से बेस्ट, कि हमें वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम वेस्ट वाटर जो है उसको कैसे हम कन्वर्ट करें दोबारा अच्छे वाटर के अंदर। तो ऐसे हमें अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम उस वेस्ट वाटर को भी क्या करेंगे, पहले की तरह ठीक कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें सजेशंस के अंदर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा। फिर है नेक्स्ट, इंडस्ट्री टू बी एनकरेज टू रिसाइकल एंड रीयूज़ वेस्ट। देखो ये जो, यदि हम वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं हमें रिसाइकल के अंदर क्या करना होगा, उस वेस्ट को क्या करना पड़ेगा, रीयूज़ करना होगा। जैसे कि आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ स्क्रैप रह जाता है। तो उस स्क्रैप को दोबारा यदि हम किसके अंदर, जैसे आपने देखा होगा कोई हमने प्रोडक्ट बनाया, उसमें कहीं ना कहीं डिज़ाइन में या फिर कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रिसाइकल करते हैं, उसको दोबारा हम बनाते हैं, फिर हम उसको प्रोसेस के अंदर यूज़ लेते हैं। तो हमें इंडस्ट्री के अंदर इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, इनक्रीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट से जो हम जो रिसोर्सेज ले रहे हैं वो लिमिटेड ही हैं, है ना। क्यों, उनका यदि हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेंगे और बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ में हमारे आते हुए रहेंगे। फिर हम बात करें, इंडस्ट्री एनकरेज टू रिसीव बायोगैसेस एंड एनर्जी। देखो आपने देखा होगा कि जो बायोगैस, विंड एनर्जी है, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम जो पहले जो हम फ्यूल्स वगैरह लेते थे, हम इलेक्ट्रिसिटी जो लेते थे, वहाँ कहीं ना कहीं विंड एनर्जी जो है, बायोगैस जो है, इसका यूज़ होने लगा है। तो ये भी हम सजेशन के रूप की फॉर्म में हम एक्सेप्ट करते हैं। पुट एम्फेसिस ऑन द क्लीन टेक्नोलॉजीज़, कि हमें जो आपने पढ़ा है कि स्वच्छ भारत अभियान, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारा एनवायरनमेंट की स्वच्छता पर हम ध्यान रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या, पोल्यूशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। फिर है एफर्ट टू रिमूव कलर एंड ऑर्डर फ्रॉम द वेस्ट, कि जो हमारे जो एनवायरनमेंट्स के अंदर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आर्टिफिशलिटी होती जा रही है। तो वो जो आर्टिफिशलिटी है यहाँ कलर की फॉर्म में हम कह रहे हैं, वो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वेस्ट होने से बचाना होगा। अब ये जो हमने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी, सजेशंस जो हैं, अब इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये ज़रूरी है कि लोग उन्हें फॉलो करें। अब लोग जो है उन्हें फॉलो उनकी इच्छा से, तो जिनकी इच्छा है वो तो कर सकते हैं, पर जिनकी इच्छा नहीं है उनसे फॉलो कराना है तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोविज़न कराना होगा। प्रोविज़न किसके रिगार्डिंग कराना होगा, जैसे पनिशमेंट वगैरह। तो यहाँ पे हम यदि देखें तो पनिशमेंट के रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है, शैल बी पनिशेबल विद ए इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म्स विच में एक्सटेंड टू 3 months और विद ए फाइन वी मे एक्सटेंडेड टू 10,000 रुपीज़ विद बोथ। यदि कोई इंडस्ट्री इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है तो उस पर कहीं ना कहीं 3 month का इम्प्रिजमेंट और आपका जो 10,000 का जो क्या है फाइन, या फिर दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन के कंट्रोल के अंदर प्रिवेंशन और वेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। उस प्रिवेंशन वेस्ट मैनेजमेंट्स के लिए जो हम अल्टरनेटिव ले रहे हैं
वो कौन कौन से हो सकते हैं उनको सजेशन की फॉर्म में पढ़ा। और जब जब इन अल्टरनेटिव का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पेनल्टी का प्रोविज़न भी होना चाहिए। तो हमने कुल मिला के ये देखा कि गवर्नमेंट हर लेवल पे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाई है और उसके थ्रू क्या कर रही है, इन सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। थैंक्स।